चलो, आज प्रोबेबली करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर होगा। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। नाम सुना है कुछ? यस सर। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यस सर। कैसा सुना है नाम? वोल्ट मीटर, एमीटर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। हाँ, क्या करता है ये सब? हाँ, सही 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 नाम बताया। तो देखो, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, एज सच खुद कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। नाम सुना है? यस सर। क्या होता है ये? करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता वेरी गुड, करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अच्छा लगा, ये सही बताया तुमने। सो दिस इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट। इसमें होता क्या है, वैसे इसकी एक्चुअल वर्किंग हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, बट मोर और लेस इसमें होता ऐसा है कि एक निडल होती है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट इससे गुजरता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट इससे गुजरता है तो इसका डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन इन द सेंस, ये जो एंगल थीटा है, और ये मैग्नेटिक निडल है, या निडल बोल दो। तो जब भी करंट पास होता है तो एक कॉइल होता है, वो अंदर से मतलब नहीं है, तो ये करंट जितना पास होगा ये थीटा उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो ये आई इस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, जितना निडल डिफ्लेक्ट करेगा। इसका प्राइमरी लॉजिक ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर टॉर्क लगता है, उस पर फोर्स लगता है। ऐसा कुछ पढ़े हो? है। यस सर। क्वालिटेटिवली कितना लगता है, क्या लगता है, वो कैलकुलेट शायद नहीं कर पाओ, वो अगले चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा तब करोगे। लेकिन इन जनरल जब भी कभी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो जब भी इसमें से करंट जाता है, ये कॉइल के अंदर दो मैग्नेट होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन होता है और ये डिफ्लेक्ट करता है। तो फंडामेंटली यही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो वो करंट, वो जितना डिफ्लेक्ट होगा करंट थ्रू कॉइल थीटा, उतना उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब उस करंट को डिटेक्ट करके आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाना है, अकॉर्डिंगली हर इंस्ट्रूमेंट में ये गैल्वेनोमीटर यूज होगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ टर्म आता है, जैसे एक टर्म मिलेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट।
तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब हो गया कि जैसे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन का जो मैक्सिमम रीडिंग होगा उससे ज्यादा तो नहीं देगा ना, तुम कितना भी उस पर वजन डाल दो। समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो वो उसका इसका मतलब ये नहीं कि उसके जैसे 100 kg का कोई वेइंग मशीन है, उसमें मैक्सिमम 100 kg तक रीडिंग होता है, तुम 101 डालो, 102 डालो, वो 100 ही देगा। समझ आया? तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब है कि जितने करंट पर गैल्वेनोमीटर के का निडल अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं, है ना? सो करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सिंपल। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो कभी कभी क्या रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर है, तो इसका मतलब है कि 10 मिली एम्पियर या जो भी दिया हुआ उससे ज्यादा करंट डालोगे तो कोई मीनिंग है नहीं उसका, उसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. तो ये वर्ड बार बार गैल्वेनोमीटर में मिलेगा। अब ये गैल्वेनोमीटर एज सच आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। जब करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो एमीटर कहते हैं, पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमीटर, एमीटर में डबल एम होता है क्या? Yes, sir. Yes. तो सबसे पहले एमीटर देखो, जैसा आपको मालूम है इसका पर्पस है टू डिटेक्ट करंट। तो फर्स्ट थिंग, ये गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई किया जाता है, तो मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर, ध्यान से समझना सब। दूसरा, इसका काम क्या है? तो टू डिटेक्ट करंट, डिटेक्ट नहीं मेजर, डिटेक्ट तो गैल्वेनोमीटर कर ही लेगा, टू मेजर करंट कैसे करता है अब ये सीखते हैं। तो ऊपर जो मैंने गैल्वेनोमीटर लिखा वो समझ लो ये है, उसको गोले की यूनिट बना दिया, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर में के पैरेलल में हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जिसको स्मॉल आर मान लो कह देते हैं। ये अंदर का जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वायर से बना है, तो इसको आरजी करो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखिएगा ध्यान से, इधर से कोई करंट आया, इसको सर्किट में मैंने ऐड कर दिया, इधर से कोई करंट आया तो ये करंट यहाँ दो पार्ट में गया, एक कुछ पोर्शन गैल्वेनोमीटर में चला गया और कुछ पोर्शन ऊपर चला गया। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. स्मॉल आर जितना छोटा होगा, आई माइनस आई जी, मैं आई लिख दिया, आई जी की वैल्यू उतनी कम होगी। Yes, sir. स्मॉल आर की वैल्यू जितनी छोटी होगी, आई माइनस आई जी दैट इज करंट पासिंग थ्रू इट उतना ही ज्यादा होगा।
हाँ या ना? बोलो बोलो। Yes, sir. ये ऐसा अरेंजमेंट इसलिए किया गया, ध्यान से समझो, ऐसा अरेंजमेंट करने का रीजन ये था कि हर गैल्वेनोमीटर का एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है, उससे ज्यादा जा नहीं सकता, और हमें करंट मेजर करना है ज्यादा, तो हम लोगों को एक बाईपास रास्ता बनाना होगा करंट जाने के लिए। सपोज आर, स्मॉल आर और आर जी का रेशियो पता चल गया 1:10 का है। इसका मतलब है हर 1 यूनिट करंट गैल्वेनोमीटर के क्रॉसपॉन्डिंग 10 यूनिट करंट स्मॉल आर में जा रहा है, मतलब टोटल करंट 11 यूनिट जा रहा है। तो आरजी में जितना डिफ्लेक्शन बता रहा है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल करंट हुआ। नहीं समझे? सर समझा। जैसे गैल्वेनोमीटर में ऊपर मैंने बताया एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है, तो गैल्वेनोमीटर में मान लो 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं जा सकता, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब हम लोगों को एक एमीटर बनाना है जो 10 एम्पियर 20 एम्पियर इस तरह के करंट को मेजर करे। तो हम लोग क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा देंगे। वो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का सपोज 1/100 टाइम्स हो गया। मतलब गैल्वेनोमीटर में जब 1 करंट जाएगा तो उसमें 100 करंट जाएगा, 100 यूनिट। मतलब गैल्वेनोमीटर का 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 101 यूनिट, और गैल्वेनोमीटर मेजर हो गया तो उसको 101 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल करंट मेजर हो गया। तो इस मैकेनिज्म में सब ध्यान से सुनिए, तो ये जो पूरा बन गया मेरा ये यूनिट, ये जो पूरा का पूरा यूनिट है, इस पूरे यूनिट को हम लोग एमीटर कहते हैं। ये जो बॉक्स के अंदर पूरा यूनिट है, दिखता नहीं है, ये सब अंदर का डायग्राम है। इस पूरे यूनिट को हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसमें से ये जो स्मॉल आर है उसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं या केवल शंट कहते हैं। तो ध्यान से देखोगे कैलकुलेशन वाइज, अगर सब लोग देखिएगा कैलकुलेशन वाइज ध्यान से, तो I माइनस आई जी इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, ऐसा होगा। Therefore, I minus Ig upon Ig is equal to Rg upon small r। यहां तक ठीक है? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो No, सर। sir. पक्का? पक्का? यस सर। Yes. तो इसको ऐसे कह दो, मतलब ऐसे की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों के मेडिकल के लिए बुक में ये सब फॉर्मूला लिख देते हैं, मैं तो इसको नहीं मानता वैसे। सो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल आर जी, ये शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया, है ना? बट वो फॉर्मूला आ जाएगा, जरूरत नहीं है। बट आपको क्या है कि ये समझना है कि शंट रेजिस्टेंस लगाते क्यों है। तो मेन पॉइंट, अ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू galvanometer is connected such that current through galvanometer should not
exceed full scale deflection current. This small resistance is called shunt. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. पहले इसको कॉपी कर लो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो छोटे छोटे गैल्वेनोमीटर एमीटर के क्वेश्चन करते हैं, फिर वोल्ट मीटर भी सिखाता हूँ। जल्दी फटाक से कर लीजिए। Done, sir. हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. जल्दी से ये क्वेश्चन कीजिए, दिख रहा है?
डन सर। हो गया? क्या आंसर आया? सर मुझे 11 ओम आया। और किसी को? हाँ सर 11। 11 आया। सबको आ गया? देखो इधर, the value of shunt which passes 10% of the main current through galvanometer of 99 ohm। तो फॉर्मूला है, बट मुझे फॉर्मूला से मतलब नहीं है। मुझे तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये हो गया शंट का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओम है ना। 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो इससे अगर करंट आई जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा? 0.1 आई जाएगा ना। और इससे कितना जाएगा? 0.99 आई, 0.90 आई होगा। यस सर। तो आई करंट यहाँ आया, इसमें से 0.9 आई इधर गया, 0.1 आई इधर गया। अब मैं अपने लूप रूल से लिख दूंगा, तो 0.9 आई इज इक्वल टू इंटू स्मॉल आर, इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.1 आई इंटू 99। यही होगा ना। सो स्मॉल आर क्या हो गया? 99 इंटू 0.1 अपॉन 0.9, 11 ओम हो गया। यही आंसर आया था। यस सर। आया सबको समझ में? सबको समझ आया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो एक छोटा सा ये बताओ, फटाफट ऐसे ही जैसे अभी बताया 1 मिनट में, वैसे ही एकदम ओरली ओरली सॉल्व करने के लिए।
हो गया? बोलो। सर नहीं हुआ। अरे ओरली है। इसमें कितना करंट है जल्दी बताओ। 5। कितना? 5 एम्पियर। इसमें कितना करंट जा रहा है? 10/2.5 होगा। होगा। यस सर। दैट इज 4 एम्पियर। तो देखो, एक्चुअल में क्यों ये क्वेश्चन दिया, एक्चुअल में इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जब इसको मेजर करने के लिए एमीटर लगाया तो वो तो 4 एम्पियर मेजर किया, क्योंकि एमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है ना। वो गैल्वेनोमीटर और शंट मिलाकर ये एमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है। यस सर। इसमें क्या होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में होंगे और ये दोनों मिला के उसका रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो एक्चुअल करंट जो 5 एम्पियर जा रहा है उसको मेजर करते हैं तो एमीटर मेरा 4 एम्पियर बताता है। तो परसेंटेज एरर कितना हुआ? 1/5। यही होगा ना। आया समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। इससे एक बात पता चला कि एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना एक्यूरेट रीडिंग देगा। ये बात यस समझ आए? जिसको आइडियल एमीटर कहते हैं, मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा उसका रेजिस्टेंस, मतलब वो 0 है। ठीक है। सो आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। हाँ या ना? मिनिमम रेजिस्टेंस of ammeter will give minimum error in measurement। होगा ऐसा? कॉमन सेंस है। यस सर। ऊपर वाले एग्जाम्पल से भी ये बात समझ में आया। आगे बढ़े? चलो, नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। तो जैसे एमीटर का काम है, यूज है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना, वैसे ही वोल्ट मीटर का पर्पस है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। टू मेजर potential difference
across a circuit element. ठीक है, by detecting current through it. ऐसे समझिए। अब इसमें क्या होता है, तो वही कहानी, एक गैल्वेनोमीटर होता है, ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। अब ये जो यूनिट बन गया, ये पूरा जो आपका यूनिट बन गया, इस यूनिट को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ये जो पूरा यूनिट है, ये यूनिट आपका वोल्ट मीटर है। कैसे काम करता है भी समझाता हूं। तो फाइनली वोल्ट मीटर क्या हो गया, फाइनली कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर इज गैल्वेनोमीटर प्लस a large resistance in series, और एमीटर क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर प्लस a small resistance in parallel। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब ये यूज कैसे होता है देखो, सपोज किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी कंपोनेंट है, ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जा रहा है कुछ, तो आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ये कोई भी लोड है, मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल दे दिया, ये कोई भी लोड हो सकता है। अब हर लोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है, जैसे बल्ब पे देखते हो लिखा होता है 60 वॉट 220 वोल्ट ऐसा कुछ। तो ये जो भी लोड है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मुझे जानना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच एक वोल्ट मीटर ऐड कर दूंगा, जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इस लोड के क्रॉस कितना है वो बताए। अब इस लोड में जो करंट जा रहा है, इसमें से अगर बताने के लिए मैं ज्यादा करंट इधर ले लूं, तब तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। नहीं समझे? जैसे थर्मोमीटर से हम लोग अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो मर्क्यूरी टेम्परेचर दिखाने के लिए आपके बॉडी से ज्यादा हीट कंज्यूम कर ले, तब जो वो रीडिंग बताएगा वो एक्चुअल से कम ही होगा ना। बोलो, यस सर। है ना? तो आइडिया ये है कि गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो करंट तो ड्रॉ करेगा ही करेगा। वो जितना कम करंट ड्रॉ करेगा, उतना ज्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बता पाएगा। तो वो कम करंट ड्रॉ करे, मिनिमम करंट ड्रॉ करे,
इसके लिए उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब हम लार्ज रेजिस्टेंस एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में डाल देंगे, क्योंकि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस अलजेब्रिक सम होता है। Yes, sir. रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करो तो वैल्यू बढ़ती है, और पैरेलल में ऐड करो तो वैल्यू घटती है। तो वोल्ट मीटर से अगर मुझे करंट मिनिमम पास कराना है तो डेफिनेटली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा? जब उसके सीरीज में हम एक ह्यूज रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। और वोल्ट मीटर में क्या होगा? गैल्वेनोमीटर और एक वो बड़ा वाला एडिशनल सीरीज। तो देखो, तो यहां से करंट आया, इसमें से आई में से इसमें चला गया स्मॉल करंट आई जी, और बाकी करंट आई माइनस आई जी इधर चला गया। तो अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस लोड बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस लोड, तो मैं क्या बोलूंगा? आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, दैट इज आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस बल्क रेजिस्टेंस जो हमने ऐड किया है ना? तो देखो लाइफ कितनी आसान हो गई। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग मुझे दिख जाएगा निडल से, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और आर कंस्ट्रक्शन के समय मुझे पता है, तो मुझे केवल इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब गैल्वेनोमीटर के ऊपर ये दोनों का सम मिला के मान लो 20 आ गया, तो गैल्वेनोमीटर के करंट के ऊपर 20 मल्टीप्लाई करके हम एक लेवल चिपका देंगे, तो ये मेरा वोल्ट मीटर बन गया। आई बात समझ में? Yes, sir. आर प्लस आर जी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें गैल्वेनोमीटर के रीडिंग में लगा देना है, तो मेरा वोल्ट मीटर बन के तैयार हो गया। क्लियर है? जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। Done, sir. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ूं? बोलो, सबका हो गया? बाकी जनता Yes, sir. आगे बढ़ूं? क्या आंसर आया? Sir, किसका? अच्छा, लिख के हो गया ऐसा? Yes, हाँ sir. sir. ओके ओके, ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है, लिख के हो गया, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दिख रहा है? Yes, sir.
बोलो फर्स्ट का आंसर आया, Yes, sir. क्या आया? Sir, R is equal to NP by IP minus G. इधर देखो, सर मुझे आया G × n−1। ये सही है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस G है और रेंज V है। रेंज V का मतलब हो गया जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से जा सकता है, जिसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहते थे, दैट मल्टीप्लाइड बाय G, ये V के बराबर होगा। सोच के देखो, बोलो। Yes, sir. अब मैं G में कुछ ऐड कर दिया तो G प्लस R हो गया। मैक्सिमम करंट तो उतना ही जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, लेकिन मेरा रीडिंग NV हो जाना चाहिए। है ना? एक वोल्ट मीटर, एक गैल्वेनोमीटर है या वोल्ट मीटर है जो 10 वोल्ट तक का रीडिंग देता था, हमको उससे 50 वोल्ट तक का रीडिंग लेना है, तो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, वो तो एक लिमिट है। समझे आप लोग? Yes, sir. तो हम लोग क्या करेंगे, उस पुराने वाले वोल्ट मीटर में कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो उतने ही रीडिंग में अब ज्यादा वोल्टेज दिखाएगा। समझ आ रहा है कुछ? तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो G प्लस R अपॉन G इज N, so 1 plus R upon G is N, so R is G into N minus 1 आंसर। समझे कुछ? समझ आया सबको? बोलो, Yes, sir. सेकंड वाला कोशिश कीजिए।
Done, sir. बोलो क्या आंसर आया? ए में 60 वोल्ट्स और बी में 75 वोल्ट। जैसे ए में देखो, मैं ज्यादा लिखता नहीं, कॉमन सेंस है। 300 इंटू 100 अपॉन 500, शायद समझ रहे होगे मेरी बात। यस सर। तो 60 वोल्ट की रीडिंग आइडियली होनी चाहिए। अब जब मैं इस वोल्ट मीटर से मेजर करता हूं तो ये दोनों का रेजिस्टेंस मिलाकर कितना होगा? 200. 200। ठीक है, 200। तो टोटल करंट कितना होगा? 100 अपॉन 400, समझ रहे हो? यस सर। तो 1/4। अब देखो, इस 1/4 में से ये 300 है और ये 600 है, समझ रहे हो कि नहीं? यस। तो 1/4 में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कम करंट जाएगा। 2:1 का रेशियो दिख रहा है? नहीं समझे? यस सर। तो 300 में कितना जाएगा और 600 में कितना जाएगा? नहीं समझे? चलो नहीं समझे तो ऐसा कर देते हैं, इसमें से आई जी गया, या I1 I2 कर दो, क्यों बड़ा लंबा चौड़ा, इसको I2 कर दो, इसको I1 कर दो। तो I1 प्लस I2 1/4, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। And 300 I1 is 600 I2. So I1 is 2 I2. तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो I2 1/12 होगा और I1 1/6 होगा। यस सर। तो रीडिंग कितना हो गया? इस रीडिंग को या तो मैं 300 I1 लिख दूं या 600 I2 लिख दूं, एक ही बात है। 50 वोल्ट हो गया। यही आंसर आप लोग को आया था, आप लोग 75 बोल रहे थे शायद, कोई हाँ मुझे 75 आया था। गलत हुआ, 60 वोल्ट आया। अच्छा, ये इसलिए दिया, कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 600 है, ये जितना ज्यादा होगा एरर उतना कम होगा, क्योंकि एक्चुअल 60 है और रीडिंग 50 का आ रहा है। बोलिए बोलिए। यस सर।
तो इस 600 को हम जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे एरर उतना कम होगा। एमीटर में उल्टा था, वो जितना कम होगा एरर उतना कम होगा। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम एरर होगा। ये बात समझे आप लोग? यस सर। तो वो समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था। एन आइडियल वोल्ट मीटर should have infinite resistance. Higher the resistance, lower the error in measurement. ठीक है? आई बात समझ में? यस यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। हो गया? चलो थर्ड एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बोलो, अरेंजमेंट बोलो, जो बोलना है। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, स्पेलिंग क्या लिख दिया मीटर का मैंने? मीटर ब्रिज का पर्पस होता है किसी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करना। जैसे तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस मिल जाए, तुम्हें पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो फाइंड आउट करना काम है मीटर ब्रिज का। ठीक है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है? क्या पर्पस है, बात समझ आई? यस। अब बात आती है कि ये यूज कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हो? यस यस। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये यूज कैसे होता है देखो ध्यान से, कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। देखो ये आपको समझाने के लिए, बट ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। कॉम्प्लिकेट कर दिया आपके डायग्राम को, छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। मतलब छोड़ मत दीजिए, वो जबरदस्ती लगेगा कि इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे, अभी बताता हूँ।
देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये इसका एक जॉकी है जिसको हम इस पर स्लाइड कर सकते हैं। मोटा वायर बनाना चाह रहा हूँ। ये आपका रेड कलर का जो दिख रहा है ये एक वायर है। सब ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो और समझो इस बात को। ये एक बॉक्स है जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये एक दूसरा बॉक्स है। ध्यान से समझो सब। आप रास्ते में, लैब में, कहीं भी आपको घर एक पड़ा हुआ रेजिस्टेंस मिला, आप लैब में ले आए, आपको ढूंढना है कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ठीक है। पर्पस समझ आया? यस। तो आप क्या करेंगे कि जो अननोन रेजिस्टेंस है जो रास्ते में पड़ा हुआ मिला था उसको इस बॉक्स में फिट कर दिया, नेम्ड इट एज एक्स, और लैब में कोई एक नोन रेजिस्टेंस जो आपको पता हो उसको यहां फिट कर दिया, नेम्ड इट आर। तो ये आर क्या है? नोन रेजिस्टेंस। और एक्स क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। यहां तक कोई दिक्कत? वो जो डायग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो सही है, गलत नहीं है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझाने का काम है और कंफ्यूज हो गए। ये सीधा सीधा कहानी ऐसा है। नीचे ये जो रेड कलर का वायर दिख रहा है ये एक वायर है। अब स्विच को क्लोज करके इस जॉकी को हम लोग आगे पीछे घुमाएंगे, तब तक घुमाएंगे जब तक कि नल पॉइंट नहीं मिल जाए। नल पॉइंट मतलब इस गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन 0 न मिल जाए। क्लियर? क्लियर? यस। तो मान लो यहां पर आके 0 मिल गया, और यहाँ पर एक स्केल है, स्केल पर ये माउंटेड है। ये डिस्टेंस मुझे x मिल गया, टोटल लेंथ ऑफ द वायर l है। मीटर ब्रिज का 1 मीटर ही होता है, बट क्वेश्चन में कोई गिवन लेंथ भी दिया हो सकता है। तो ये लेंथ l माइनस एक्स हो गया। तो मुझे ये x का जैसे ही मेजरमेंट मिल गया और G से कोई करंट नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस x divided by resistance corresponding to AN length. This will be equal to resistance R divided by resistance corresponding to NB length. आया ना? यस सर। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है, मतलब उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना? यस सर। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अननोन रेजिस्टेंस इज नोन रेजिस्टेंस into resistance corresponding to AN length upon resistance corresponding to NB length. ये सेम कॉपर वायर है, सब कुछ आई मीन एक ही वायर है, तो रेजिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ x अपॉन लेंथ l माइनस एक्स। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट से कैपिटल X जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई केवल नल पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल x ढूंढने से और नोन रेजिस्टेंस के टर्म में। यस सर। तो यही है आपका मीटर ब्रिज, ठीक है।
जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर इसमें जो आपने जॉकी बोला था वो क्या है? जॉकी मतलब वो मूविंग एंड है। उससे आप वो जो नीचे रेड कलर का वायर दिख रहा है, उस वायर पर उसको मूव करो। वो जो एरो लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ, यहां से वहां तक स्लाइड करेंगे। जहां पर गैल्वेनोमीटर का निडल जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वहां पर छोड़ देंगे। तो वो जो स्लाइडिंग वायर है उसको जॉकी कहते हैं। देखा है रेडियो जॉकी को, वो ऐसे ऐसे वो घुमाता स्लाइड करते रहता है, ट्यून फिक्स करता रहता है, यस सर। वही जॉकी है ये। डन सर।
हो गया? यस सर। एक ये क्वेश्चन करो जल्दी से, 1 मिनट का काम है। सर हम लोग को टिपिकल लेंथ अज्यूम करना है 1 मीटर का। सॉरी, सर इसमें हम लोग को टिपिकल लेंथ अज्यूम करना है 1 मीटर का वायर के लिए। हाँ मीटर ब्रिज लिखा हुआ है ना, मीटर वर्ड लिखा हुआ है, मतलब यस सर। 1 मीटर। ओके। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम के लिए एल मीटर बोल दिया क्योंकि कहीं 2 मीटर 3 मीटर, बट केवल मीटर ब्रिज वर्ड लिखा हुआ है, मतलब 1 मीटर लेंथ। डन सर। क्या आंसर आया? 3 ओम। वेरी गुड, सिंपल था। यस सर। सबको आ गया? 3 ओम बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। पक्का? ठीक है, 2 क्वेश्चन और कीजिए। दिख रहा है? तो इसका आंसर 3 ओम नहीं, मैं नहीं बता रहा क्योंकि मुझे लग रहा है एकदम इजी है, सबको आ गया होगा, है ना? किसी को लगता है बताने की जरूरत है तो बोलिए। सेकंड और थर्ड कोशिश कीजिए।
सर क्वेश्चन नंबर 3 में शंटेड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है, मतलब क्या उसमें 10 ओम बढ़ा दिया है ऐसा कुछ? थर्ड क्वेश्चन की थर्ड लाइन। सुनो, एमीटर में देखा था, शंट का मतलब ही होता है ज्वाइंड इन पैरेलल। आई बात समझ में? यस सर। शंट का मतलब होता है ज्वाइंड इन पैरेलल। तो R2 इज शंटेड बाय 10 ओम रेजिस्टेंस, मतलब R2 के पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। क्लियर? यस सर। डन सर। हो गया? यस सर। क्या आंसर आया? सेकेंड वाले का 0 आया, फर्स्ट वाले का 10/3 ओम एंड 5 ओम आया। ठीक है, अभी देखते हैं। सबसे पहले सेकेंड वाला। By error, a student places moving coil voltmeter V nearly ideal. Nearly ideal मतलब infinite resistance, यही मतलब हुआ ना? बोलो। यस सर। In series with resistance in order to read the current, the voltmeter reading will be. तो सीरीज में लगा दिया तो वोल्टमीटर का रीडिंग 0, बिकॉज क्योंकि करंट ही 0 हो जाएगा। आया समझ में? आया? यस सर।
तो यहां से जानबूझ के मैंने दिया, एक नई चीज सीखे। वोल्ट मीटर को कभी भी सीरीज में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी रूल है, वोल्ट मीटर को कभी भी सीरीज में नहीं लगाना चाहिए और एमीटर को कभी भी पैरेलल में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उसका पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. So voltmeter should not be added in series to any circuit. थर्ड वाले पे आइए। सो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पर बैलेंस दे रहा है, इसका मतलब हो गया R1 अपॉन 40 इज इक्वल टू R2 अपॉन 60। सो 3R1 इज 2R2। ये एक इक्वेशन मिल गया। Yes, sir. कह रहा है नाउ व्हेन R2 इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम, तो R2 के पैरेलल में अगर हम एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, अब ये जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन का नाम मान लो कह देते हैं R2 डैश। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, R2 डैश को क्या लिखूंगा, 10R2 अपॉन 10 प्लस R2 पैरेलल में, हाँ या ना? Yes, sir. तो कह रहा है अब 50 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब हो गया कि R1 अपॉन 50 इज इक्वल टू R2 डैश अपॉन 50, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 डैश, ऐसा बोल सकते हैं। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो R2 डैश क्या हो जाएगा, 10R2 अपॉन 10 प्लस R2 इज R1, ऐसा हो गया दूसरा इक्वेशन। हो गया। Yes, sir. दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2R2 डिवाइडेड बाय 10R2 अपॉन 10 प्लस R2, ऐसा कुछ। तो ये R2 गया, 2 5 जा 10 गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 10 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 5, लिख सकते हैं। सो 15 इज इक्वल टू 10 प्लस R2, सो R2 की वैल्यू 5 हो गई। क्या ढूंढना था, R2 और R1. R1 and R2. R1। तो इस R2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो R1 हो जाएगा 3R1 इज 2R2, है ना, है ना। 3R1 is 2R2, so R1 is 2 by 3R2, that is 10 upon 3 ohm, ठीक है।
आया समझ में? आया समझ में सबको? यस सर। यही आंसर बताए थे आप? यस सर। तो 5 and 10/3 R1 and R2, तो ए आंसर। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। आई होप सबने लिख लिया होगा। इसको कोशिश करो, कौन सा नंबर होगा? फोर्थ, फिफ्थ, जो भी नंबर है देखते चलो। इसको कोशिश कीजिए। डन सर। बोलो क्या आंसर आया? 20 सेंटीमीटर।
सबको आ गया? यस सर। लिखा हुआ है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर का ही होगा, लिखा भी है 100 सेंटीमीटर AB का लेंथ, है ना? तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला डायग्राम था, ध्यान से देखोगे तो वही डायग्राम को दूसरे तरह से बनाया हुआ है, कुछ नया नहीं है ये। ऊपर वाला ये लाइन और नीचे वाले लाइन के बीच में भी तो इसको डाला जा सकता था ना। यस सर। तो जो मीटर ब्रिज का स्टैंडर्ड डायग्राम मैंने दिया है ये वही है, नया नहीं है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, तो कुछ भी नहीं, फिर तो हो गया। R18 है, X12 है, X12 है, R18 ओम है, और AJ का लेंथ कितना है? कहाँ चला गया? तो निकालना है। फिगर शोज मीटर ब्रिज सर्किट विथ हेवी 100 X12 वैसा। अच्छा, एक तो मालूम है तो ये दिया ही होगा, ठीक है। तो कह रहा है इफ R इज नाउ मेड 8 ओम, तो अभी क्या होगा? अभी अगर ये X है तो ये 100 माइनस X है, तो अभी मैं लिखूंगा 12 अपॉन X इज इक्वल टू 18 अपॉन 100 माइनस X। So 200 minus 2x is 3x. So 200 is 5x. So x is 40 ohm. ये x हो गया? 40 सेंटीमीटर। नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये x है। अब कहता है इफ r is now made to 8 ohm, तो अब 18 की जगह 8 हो गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा? 12 अपॉन x डैश इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 माइनस x डैश, क्योंकि अब ये 18 8 हो गया, है ना? यस सर। अब हो जाएगा 300 माइनस 3x डैश इज 2x डैश, सो 300 इज 5x डैश, सो x डैश इज 60 सेंटीमीटर। होगा ऐसा? यस सर। अच्छा, ये यहाँ ओम लिख दिया मैंने, ओम नहीं, ये सेंटीमीटर होगा ऊपर में। तो पहले जॉकी का पोजीशन 40 सेंटीमीटर पर था, अब उसी जॉकी का पोजीशन 60 सेंटीमीटर पर है, तो जॉकी को अपनी जगह से 20 सेंटीमीटर मूव करना पड़ा। यस सर। यही पूछा है ना कि जॉकी को 18 को अगर हम 8 से रिप्लेस कर देंगे तो जॉकी को कितना मूव कराना पड़ेगा। आया समझ में सबको? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो एक्चुअली खत्म नहीं हुआ, मैं सोचा था आज खत्म होगा। एक और पोटेंशियोमीटर सर्किट बाकी है। तो अगली क्लास में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भेजा है क्या इसका, इलेक्ट्रिक करंट का? यस सर। तो उसको कीजिए, पोटेंशियोमीटर कर लेंगे। तुम लोग कुछ पूछोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है? यस यस सर। सर। चलिए, बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू।